नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना। दोस्तों, अपन भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको भारत के भौतिक स्वरूप के 2 पार्ट बता दिए थे और तीसरे पार्ट का भी अध्ययन करना है। कौन कौन से पार्टों का अपन अध्ययन कर चुके थे? मैंने आपको बताया था कि भौतिक स्वरूप की दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से बताए थे? एक तो ये बताया था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसका अपन अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में हमारा ये भाग आया था विशाल मैदान, इस भाग का भी हम अध्ययन कर चुके थे। और आज जो अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का करेंगे, जो इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। ये जो भाग है ये हमारा तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इस भाग को प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बोल देते हैं। पठार ज्यादा है इसलिए लग रहा है पठार। तो प्रायद्वीप क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वह स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसको तो बोलते हैं द्वीप, और वो स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे अपना ये हिस्सा है, ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। कैसे? इधर से तो घिरेगा बंगाल की खाड़ी से यानी बे ऑफ बंगाल से, इधर से अरब सागर की खाड़ी से, और नीचे से हिंद महासागर से यानी इंडो ओकेन से, यानी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोल देते हैं प्रायद्वीप। और ये पठारी क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र का संयुक्त रूप से नाम होता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दोस्तों, एक प्रश्न तो सीधा सा ही सरल सा प्रश्न, नॉर्मल सा प्रश्न आता है इसमें कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की आकृति कैसी है? तो आपको ये आकृति कैसी नजर आ रही है? त्रिभुजाकार। अगर आपको प्रश्न पूछे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की आकृति कैसी है तो आपको बताना है त्रिभुजाकार। ये प्रदेश लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आपको भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूछें तो आपको ये बताना है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। आपको अगर विशाल मैदान ऑप्शन दे दे और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश दे दे तो कंफ्यूज मत होना। विशाल मैदान तो ऑप्शन नहीं होगा, उसमें होगा गोंडवाना लैंड वाला ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। नाम से तो ऐसा लगेगा विशाल मैदान, विशाल यानी बड़ा मैदान, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, क्योंकि वो तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही फैला था, और ये जो क्षेत्र है ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? तो फिर आपको बताना है गोंडवाना लैंड का। जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ये विशाल मैदान टेथी सागर के अवशेष थे ना, वैसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? तो बताना है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये टेथी सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड क्या है? मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि प्राचीन काल में एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, और उसी पेंजिया द्वीप के टुकड़े हो गए थे। एक तो ऊपर वाला था उसका नाम तो था अंगारा लैंड, और नीचे वाला था उसका नाम था गोंडवाना लैंड, और एक इनके बीच में सागर जमा हो गया था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो जहां पर पहले गोंडवाना लैंड था, आज वहां पर हमारा बना हुआ है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये प्रदेश है, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ध्यान करना, आपको प्रश्न पूछे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, तो ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानें बताना है। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों से प्रायद्वीपीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के बारे में कहा जाता है
कि बेसाल्ट चट्टानें ज्वालामुखी से निर्मित हुई है। ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये विवर्तनिकी रहित प्रदेश है। विवर्तनिकी किसको बोलते हैं? पृथ्वी की भूगर्भिक अलचले होती हैं उनको विवर्तनिकी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो गोंडवाना लैंड वाला जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये विवर्तनिकी रहित प्रदेश है। इतनी अलचले नहीं होती हैं जितनी अन्य क्षेत्रों में होती हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि इस क्षेत्र को भूकंप रहित क्षेत्र भी घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर भूकंप बहुत कम आते हैं। यहाँ का जो धरातल है वो मजबूत धरातल है। फिर आगे बात करें इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको बताना है काली मिट्टी। अपने भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो बताना है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। दोस्तों मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो आपको बताना है काली मिट्टी। ये कपास है, इसे राजस्थान में ग्रामीण भाषा में बढ़िया भी कहा जाता है। इसके अलावा कपास को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे अध्ययन करते हैं इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। अब नाम से पता चल जाएगा अभी पठार है तो इसलिए पठारी प्रदेश लग रहा है। अब आपको ये समझ में नहीं हो रहा होगा कि सर पठार होता क्या है। क्या होता है पठार? एक तो होता है पर्वत और दूसरी शब्दावली है पठार। इनमें अंतर समझने की कोशिश करना। पर्वतीय पहाड़ियां होती हैं वो भी ऊंचे स्थान होते हैं और पठार होते हैं वो भी ऊंचे स्थान होते हैं, लेकिन इनमें फर्क इतना है कि पर्वत होते हैं वो ऊपर से संकरे होते हैं, जबकि पठार होते हैं वो ऊपर से समतल होते हैं। ये संकरे नहीं होते हैं, ऊपर से बिल्कुल इनका आकार समतल होता है। तो ये होते तो ऊंचे स्थान हैं लेकिन ये ऊपर से समतल होते हैं। पर्वतों पहाड़ों की जैसे नुकीले नहीं होते हैं। इन पठारों की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास होती है। फिर आगे बात करें कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उनमें आपको मोस्टली कौन कौन से पठार देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कुछ पर्वतमालाएं भी मिलेंगी और कुछ पठार भी मिलेंगे। जैसे मोस्टली बताऊं इसका ऊपर से जो हिस्सा है वो ये अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला इसका उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है। फिर उसके बाद में यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल में राजमहल की पहाड़ियां हैं। वो राजमहल की पहाड़ियां इसका पूर्वी हिस्सा है। इसी के उत्तरी पूर्वी में यहाँ पर है शिलांग का पठार या फिर इसे मेघालय का पठार भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हीं अरावली पहाड़ियों के जस्ट दक्षिण में है मालवा का पठार। इसी मालवा के पठार के नीचे है विंध्याचल का पठार या फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये मालवा का पठार है, ये अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वतमाला के बिल्कुल बीच में है। इसके अलावा यहाँ पर पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर पड़ता है इसके जस्ट नीचे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। एक यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पड़ता है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। यहाँ पर झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। इस प्रकार से अपने भारत में कुछ पठार हैं। उन पठारों के बारे में देखने में पठार और पर्वतमालाएं उनके बारे में हमें देखना है कि कौन से पठार और पर्वतमाला से हमें कौन कौन से प्रश्न पुट अप
किए जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान करना, ये शिलांग का पठार है। ये एक बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पठार हिमालय से संबंधित नहीं है, तो ध्यान करना है शिलांग का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है, ना कि हिमालय पर्वतमाला का। क्योंकि ऊपर में उत्तर में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा हो, लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं इन पठारों के बारे में। पहले अपन पठार देखेंगे और उसके बाद में पहाड़ियां देखेंगे कि कौन कौन से पहाड़ी और पठारों के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। जैसे शुरुआत करें मालवा के पठार से। अब जहां पर मालवा का पठार नाम आए तो आपको मोस्टली मध्य प्रदेश ही बताना है, लेकिन फिर भी अकेले मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी है मालवा का पठार, राजस्थान में भी है, ठीक है, इसका हिस्सा गुजरात में भी है, लेकिन मालवा का जो सर्वाधिक भाग है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश। ये पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पठार से चंबल व बेतवा नदी होकर गुजरती। ध्यान करना, प्रश्न आए कि चंबल व बेतवा नदी कौन से पठार से होकर गुजरती हैं, तो आपको बताना है मालवा के पठार से होकर गुजरती हैं। चंबल नदी अपने राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। तो ध्यान करना, इस चंबल नदी से मालवा के पठार का भी सबसे ज्यादा अपर्दन होता है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन से प्रभावित पठार कौन सा है, तो आपको ये पठार बताना है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और इस पठार से चंबल व बेतवा नदियां होकर गुजरती हैं। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन से प्रभावित पठार पूछे तो भी आपको बताना है मालवा का पठार। अरावली पर्वतमाला के जस्ट दक्षिण में है पठार। फिर आगे बात करें अगले पठार की, विंध्याचल का पठार, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। विंध्याचल का पठार, ये विंध्याचल का पठार है, ये भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे राज्यों में फैला हुआ है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बीच में बना हुआ है। इस प्रकार से बीच में बना हुआ है। तो पूछ लेते हैं कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पठार कौन सा है, तो आपको बताना है विंध्याचल का पठार। ये ऊपर वाला उत्तरी भारत हो गया, नीचे वाला दक्षिण भारत हो गया। तो इन दोनों भारतों को दो भागों में बांटने वाला कौन है, तो बताना है विंध्याचल पठार। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में बांटने वाला पठार हो जाएगा विंध्याचल का पठार। फिर आगे बात करें, एक पठार है मैकाल का पठार। ये मैकाल का पठार है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। पूछ लेते हैं कि मैकाल का पठार कहाँ है, तो फिर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बताना। मैकाल का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी कि मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आपको अमरकंटक बताना है। भाई सतपुड़ा पर्वतमाला का ही तो हिस्सा है, तो सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, बाकी मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ है, वो आगे बताऊंगा जब पर्वतमाला ही पढ़ाएंगे उस समय। लेकिन सतपुड़ा का ही एक हिस्सा है मैकाल का पठार। उस मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको जाना है अमरकंटक, जो सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और मैकाल की सर्वोच्च
चोटी है। अमरकंटक के बारे में ध्यान करना, इस अमरकंटक से भारत की सबसे इंपॉर्टेंट 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो सोन, एक नर्मदा और एक महानदी। अमरकंटक की सबसे बड़ी विशेषता है, इससे 3 नदियां निकलती हैं और तीनों ही अलग अलग दिशा में बहती हैं। कैसे? जैसे यहाँ मैकाल का पठार की एक चोटी है अमरकंटक, इसी से ही 3 नदियों का उद्गम होगा। भाई इसकी पश्चिम साइड से तो निकलेगी नर्मदा, ये तो पश्चिम की ओर बहेगी, अरब सागर की खाड़ी की तरफ जाएगी। फिर इसके दक्षिण में निकलेगी महानदी, ये फिर इधर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। और फिर इसके उत्तर में निकलेगी सोन नदी, ये आगे ऊपर गंगा नदी की तरफ जाएगी। तो ये अमरकंटक ऐसी चोटी है जिससे 3 नदियां निकलती हैं और तीनों ही अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ये नदियां याद करना, सोन, नर्मदा और महानदी। इन तीनों का उद्गम एक ही चोटी के पास से होता है, अमरकंटक से। इन तीनों नदियों को आप सोनम के नाम से याद करना, सोनम, सोनम से याद रखना इनको। सो से बनेगा सोन, न से बनेगा नर्मदा और मैं से बनेगा महानदी। इन तीनों का ही उद्गम एक ही स्थान से होता है, अमरकंटक से। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देखें, एक पठार, इस मैकाल की पठार के बारे में एक विशेषता और याद करना, ये है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगर ब्लॉक पर्वत का उदाहरण पूछे तो आपको मैकाल का पठार ही बताना है। ब्लॉक पर्वत कौन सा होता है? इस प्रकार की जो आकृति होती है वो ब्लॉक पर्वत की मानी जाती है। इसके आसपास के हिस्से होते हैं वो तो ऊंचे होते हैं और बीच में से उसका भाग होता है वो धंसा हुआ होता है, तो उस पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो ध्यान करना है, मैकाल का पठार है ये ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। फिर उसके बाद में अगले पठार की बात करें तो एक पठार आपको याद करना है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, दोस्त यहाँ ध्यान करना, नागपुर महाराष्ट्र में है लेकिन ये छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है तो आपको बताना है झारखंड में, और इसका कुछ हिस्सा पश्चिमी बंगाल में भी पड़ता है। इस छोटे नागपुर के पठार के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी है, इसे बंगाल का सूप भी कहा जाता है। ये छोटे नागपुर के पठार के पास कमरपेट की पहाड़ियां हैं, वहां से दामोदर नदी का उद्गम होता है। एक ध्यान करना, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान वो मैदान होता है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई शिखर या टिल्ला नहीं पाया जाता, उसको संप्राय मैदान कहा जाता है। तो ध्यान करना, भारत में कौन सा पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है तो आपको छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी याद करना, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। ये पारसनाथ चोटी है, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इस छोटे नागपुर के पठार वाले क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व में जर्मनी का एक स्थान है रूर, वो विश्व में खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए छोटे नागपुर की पठार की तुलना रूर से की गई है। रूर कहाँ का क्षेत्र है तो आपको बताना है जर्मनी का है, जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में खनिजों के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। तो इसलिए छोटे नागपुर के पठार वाले क्षेत्र को कहा जाता है भारत का रूर। फिर आगे बात करें अगले पठार की, एक पठार आपको याद करना है दक्कन का पठार।
ये दक्कन का पठार कहाँ है, तो फिर आपको बताना है महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार पड़ता है महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगर प्रश्न आए कि दक्कन का पठार किससे निर्मित है, तो आपको बताना है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसके क्षेत्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ध्यान करना, ये दक्कन का पठार है, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो बताना है दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा पठार पूछे तो वो लद्दाख का पठार रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा पठार अगर पूछा है तो आपको बताना है दक्कन का पठार। फिर आगे अगले पठार की बात करें तो एक पठार आपको याद करना है शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, ये शिलांग का पठार, इसे मेघालय का पठार भी कहा जाता है। कहाँ है, तो आपको जाना है मेघालय में और असम। शिलांग का पठार या मेघालय का पठार है मेघालय और असम में। ध्यान करना, शिलांग का पठार है वो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का भाग है। इस पठार की कुछ पहाड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं, उन पहाड़ियों के बारे में ध्यान करना। यहाँ कुछ पहाड़ियां जैसे गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और एक रेंगमा, ये जो पहाड़ियां हैं ये कौन से पठार में आती हैं, तो आपको बताना शिलांग के पठार। गारो, खासी, जयंतिया ये तो पड़ती है मेघालय में, और मिकिर, रेंगमा है ये असम में पड़ती है। तो ध्यान करना, ये शिलांग का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का है। एक याद करना आपको, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, तो फिर आपको बताना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहां पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। एक है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कहाँ है, तो फिर आपको बताना है मध्य प्रदेश में। बघेलखंड का पठार कहाँ हो जाएगा, तो फिर आपको बताना है मध्य प्रदेश। एक आपको याद करना है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार कहाँ है, तो फिर आपको बताना है तेलंगाना में। ये तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ध्यान करना, वर्तमान में भारत में 28 ही राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। तो अब भारत में 29 राज्य नहीं थे, कितने राज्य हैं, तो आपको बताना है 28 राज्य हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए पठार, और नेक्स्ट वीडियो में अपन पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।